नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि वीडियो के दौरान किसी प्रकार का एडवर्टीजमेंट आता है तो आप उसे पूरा देखें, स्किप ना करें। और यदि चैनल आपको अच्छा है, इसके मटेरियल अच्छे हैं, तो फिर चैनल को आप लोग शेयर भी करिए। और यदि किसी प्रकार का आपका सुझाव है तो उसे भी अवश्य दें, उसके अनुसार अपने चैनल के मटेरियल में संशोधन भी किया जाएगा। तो आइए हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट को डिस्कशन करते हैं पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जिसमें हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे। और इससे संबंधित हमने ऑलरेडी 4 पार्ट पर डिस्कशन कर लिया है। आज 5वां पार्ट है। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण से होता है। तो मौसम में जो परिवर्तन है हमने कल ही देख लिया था, यानी इसके जो पहले वाले पार्ट थे उसमें हम देख लिए थे कि मौसम में परिवर्तन या दिन रात का छोटा बड़ा होना, ये सब जो कारण होते हैं यह 2 कारणों से होता है। एक तो पृथ्वी का अपने ऑर्बिट पर परिक्रमा और दूसरा अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। लेकिन हमने ये भी बताया था कि यदि दोनों में से किसी एक का चयन करना हो तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। तो यहाँ पर जो विकल्प हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, इसके कारण तो मौसम में कोई परिवर्तन तो देखने को मिलता नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन, इसके कारण दिन रात का छोटा बड़ा तो होता नहीं है, केवल दिन और रात इसी घूर्णन के कारण होती है। तीसरा है पृथ्वी का परिक्रमण। हाँ, परिक्रमण हो सकता है क्योंकि परिक्रमण का भी इम्पैक्ट पड़ता है मानसून और दिन रात के छोटे बड़े होने पर। लेकिन पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना यह सबसे प्रभावी कारक है। इसलिए इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सुयस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है। तो भूपटल की जो ऊपरी परत होती है उसका नाम है सियाल, दूसरे का नाम है सीमा, तीसरे का नाम है नीफे। यह किसने बताया है? एडवर्ड स्विस महोदय ने बताया है। फिर अगला प्रश्न है, भू गणित एवं भू भौतिकी के अंतरराष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई होती है, यानी इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार जो क्रस्ट है इसकी गहराई होती है 30 किलोमीटर। और इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस भी कर लिए थे कि जो सियाल है उसकी गहराई 30 से 35 किलोमीटर होती है। सीमा की गहराई आप देखेंगे 2900 तक जाती है और नीफे की गहराई उसके केंद्र तक जाती है। यानी इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर। अगला है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। देखो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स उत्तरदायी है या नहीं, इसमें आप कंफ्यूज तो हो सकते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव के कारण ऊष्मा जो उत्पन्न होती है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, गुरुत्व पे हो सकता है। तो गुरुत्व के कारण भी टेम्परेचर में वृद्धि होती है, क्योंकि जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाता है और गुरुत्वीय बल के बढ़ने के कारण जो पदार्थ होते हैं आपस में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप भी एनर्जी की उत्पत्ति होती है। हम लोग देखेंगे कि जब कोर के ऊपर मेंटल परिक्रमा करता है या इनर कोर के ऊपर आउटर कोर परिक्रमा करता है, मेंटल के ऊपर दुर्बल मंडल परिक्रमा करता है, यानी उसके ऊपर रोटेट करता है, तो वहाँ से भी एनर्जी जनरेट होती है। और एनर्जी इसलिए जनरेट होती है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के परिणाम स्वरूप रगड़ करते रहते हैं, तो वहाँ से भी एनर्जी उत्पन्न होती है। यानी दो के दोनों क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर दिया गया है उपर्युक्त दोनों कथन गलत है, नहीं, उपर्युक्त दोनों कथन सही है। ठीक है, दोनों कथन क्या हैं? सही है। अगला प्रश्न है, तारों की निस्तृत गैस एवं धूल की राशि की पिंड को कहा जाता है, यानी किसने बताया इसके बारे में? तो हम लोग जब वर्जिन ऑफ द सोलर सिस्टम देख रहे थे तो वहाँ पर कई सिद्धांत देखे थे और उसी सिद्धांत में इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। और यह किसके द्वारा दिया गया था? यानी तारों के निस्तृत गैस एवं धूल के राशि को हम लोग क्या कहते हैं? नेबुला। क्या कहते हैं? नेबुला।
जहां से एक पोटेंशियल तारे को हम मान सकते हैं कि एक तारे की उत्पत्ति हो सकती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं नेबुला। क्या कहते हैं? नेबुला। अगला प्रश्न है, अंतर तारकीय धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। देखिए, इसको जो प्रतिपादित किए थे उनका नाम है ऑटो स्मिथ। क्या नाम है? ऑटो स्मिथ। आप पिछले वाले जो पार्ट है उसमें जाके देखिएगा, इसके बारे में हमने संक्षेप में डिस्कशन किया है, तो उस पर जाके आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। फिर अगला है फिलामेंट शब्द का प्रयोग। अच्छा ठीक है, यहाँ पर है अंतर तारकीय धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया था ऑटो स्मिथ। ठीक है, अगला है फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया था। जो फिलामेंट होता है, यानी यहाँ पे दे रहा है कि जो सूर्य है और सूर्य के सभी ग्रह उपग्रह हैं, इनकी जब उत्पत्ति होती है तो वहाँ पर कहा जाता है कि जब एक नेबुला होता है और नेबुला जब धीरे धीरे ठोस रूप धारण करता है तो वहाँ से एक छल्ले के रूप में मटेरियल अलग हो जाता है, और उस छल्ले को ही हम लोग कहते हैं एक फिलामेंट। क्या क्या देते हैं? यानी ये मान लेते हैं तप्त गैस का गोला था, ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठोस रूप जब धारण कर रहा था, तो इसी के कुछ मटेरियल फिलामेंट के शेप में, किस शेप में? फिलामेंट के शेप में अलग हो जाते हैं। यानी यहाँ पर जैसे मान लेते हैं बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, ऐसे। यानी पहले छोटे से बड़ा, फिर बड़े से छोटा, एक फिलामेंट के रूप में मटेरियल अलग हो गया, जिससे सभी ग्रह इसके बने हैं। तो यह परिकल्पना ज्वारीय परिकल्पना है। कौन सी परिकल्पना है? ज्वारीय परिकल्पना है। और किसने दिया है? जेम्स जीन महोदय ने दिया। किसने दिया है? जेम्स जीन महोदय ने दिया है। फिर अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक नौ तारा सिद्धांत, यानी जो नोवा थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है? नोवा थ्योरी। यह किसके द्वारा बताया गया था? तो ध्यान रखिएगा, लिटिलटन महोदय ने बताया है। किसने बताया है? लिटिलटन महोदय ने बताया है। इसी का नाम है डबल स्टार थ्योरी। क्या नाम है? डबल स्टार थ्योरी। और यह सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी है। इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि इसी के माध्यम से ही पूरे सूर्य तथा सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व है? देखिए, पृथ्वी की संरचना में बहुत प्रकार के मटेरियल हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। इसका जो परसेंटेज है करीब करीब 46% अकेले है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो वहाँ पर आता है सिलिका। क्या आता है? सिलिका। तीसरे नंबर पर आ जाता है एल्युमिनियम, और चौथे नंबर पर आ जाता है आयरन। यानी लोहे का कंटेंट बहुत कम है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का है, दूसरे नंबर पर है सिलिका का, और तीसरे नंबर पर किसका है? एल्युमिनियम का। तो यहाँ पर पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, जिसका सर्वाधिक योगदान है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के फॉर्मेशन में। अगला है विद्युत चुंबकीय सतह में। किसके? विद्युत चुंबकीय सतह में मध्य अवरक्त किरणों का अंश है। देखिए, यहाँ पर हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रे। किसकी बात कर रहे हैं? अल्ट्रावायलेट रे। वैसे एक होता है सोलर स्पेक्ट्रम। सोलर स्पेक्ट्रम में बहुत प्रकार की रे होती है। उसमें आप लोग देखेंगे गामा रे होती है, एक्स रे होती है, अल्ट्रावायलेट रे होती है, विजिबल रे होती है। तो आप यानी माइक्रोवेव होती है, रेडियो वेव होती है, कई वेव हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो अवरक्त किरणें हैं, यानी जिसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट वेव, इसका वेवलेंथ क्या है? तो हम लोग देखेंगे, वैसे आपको वेवलेंथ याद करना पड़ेगा। इसकी जो वेवलेंथ होती है वह होती है करीब करीब 1.3 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर के बीच में अल्ट्रावायलेट रे की वेवलेंथ पाई जाती है। और वैसे अल्ट्रावायलेट वेव भी 3 प्रकार की होती है। उसमें एक होती है अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे जब हम अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक में आएंगे। तो ठीक है, इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग सौरमंडल के अन्य ग्रह और उपग्रह के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।